जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अभी की जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे बालाकोट एयर स्ट्राइक को नहीं भूल पा रहा ये पाकिस्तान। 5 साल बाद अब करने जा रहा है ऐसा प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ कि जानकर जाएंगे आप भी चौंक। जी हां, 5 साल बाद पाकिस्तान इस एयर स्ट्राइक के सालगिरह पर भारत के खिलाफ बहुत बड़ी प्लानिंग करने जा रहा है दोस्तों। वहीं बताएंगे बांग्लादेश में बदलने लगी है हवा दोस्तों। भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी भरी खबर, वकीलों के चुनाव में शेख हसीना के समर्थकों की बहुत बड़ी जीत दोस्तों। क्या मोहम्मद यूनुस की पलट जाएगी बाजी? क्या फिर से दोबारा शेख हसीना की बनेगी सरकार? सबसे पहले आपको बताएंगे, क्योंकि एक साथ 2 बड़े झटके लगे हैं मोहम्मद यूनुस को। दूसरा झटका ये लगा है कि शेख हसीना के तख्ता पलट में शामिल रहे वो छात्र नेता का बड़ा इस्तीफा। जी हां, यूनुस सरकार को दे दिया है बड़ा झटका इसने। आखिर क्यों इस्तीफा दिया, सबसे पहले आपको बताएंगे, लगे हाथों बताएंगे। क्या भारत ने बना लिया है एक और नया सार्क जिसने पाकिस्तान के उड़ा दिए होश? क्या है इसकी रियलिटी दोस्तों? सारी जानकारियां आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस करना क्या है आपको मालूम ही है। वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि भारत के दुश्मनों को निचोड़ने का अब वक्त आ गया है, समय आ गया है। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां बालाकोट एयर स्ट्राइक को नहीं भूल पा रहा ये पाकिस्तान। 5 साल बाद अब करने जा रहा भारत के खिलाफ बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा दोस्तों। बालाकोट स्ट्राइक की बरसी पर पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाने में जुट गया है। इसके लिए पाकिस्तान उन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है जो लगातार भारत विरोधी एक्टिविटी में शामिल है। टीवी 9 भारतवर्ष को मिली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान, खासकर पाकिस्तानी सेना और ISI पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के कुछ संगठनों को आगे करके सोशल मीडिया और सार्वजनिक कार्यक्रमों के जरिए झूठी कहानियां गढ़ने की कोशिश कर रहा है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमले में 40 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। इसके जवाब में भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर JEM यानी जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप पर हमला करके उसको तबाह कर दिया था। इस ऑपरेशन के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और लगातार इस सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहा है। और अब सर्जिकल स्ट्राइक के इस सालगिरह के मौके पर पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसका मकसद बालाकोट एयर स्ट्राइक को बदनाम करना और कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ झूठा नैरेटिव बनाना है। जी हाँ, 27 फरवरी को POK में इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज बोले तो CISSAJ नामक संस्था एक नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रही है, जिसका टाइटल यानी शीर्षक है 27th Feb an affirmation of Pakistan's resolve to the Kashmir conflict, peace and stability। जिसका मतलब अगर हिंदी में आपको बताएं तो इसका मतलब है कश्मीर का संघर्ष, शांति और स्थिरता के प्रति पाकिस्तान के संकल्प की पुष्टि। जी हाँ, ये कॉन्फ्रेंस पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल मुजफ्फराबाद में सुबह 10 बजे होगी। इस इवेंट में पाकिस्तानी पंजाब सरकार के मंत्री, सिख नेता सरदार रमेश सिंह अरोड़ा को भी आमंत्रित किया गया है, जो बालाकोट एयर स्ट्राइक रीइंफोर्समेंट ऑफ पाकिस्तान विषय पर भाषण देंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनिंदा लोगों को ही आमंत्रित किया गया है दोस्तों। तो उधर मीडिया टीवी 9 को मिली जानकारी के मुताबिक CISSAJ के और अन्य पाकिस्तानी संस्थाएं सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने के लिए कई ट्रेंड्स को बढ़ावा दे रही हैं। ये संस्थाएं ट्विटर पर #फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, #इंडियन सर्जिकल ड्रामा, #ऑपरेशन स्विफ्ट रेटॉर्ट, #T was fantastic और T is fantastic जैसे हैशटैग चला रही है दोस्तों, ताकि बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गलत धारणाएं बनाई जा सके। लेकिन आपको बता दें, भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान की इस नापाक साजिश पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तानी सोशल मीडिया नेटवर्क्स का विश्लेषण किया जा रहा है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि भारत विरोधी नैरेटिव फैलाने में कौन कौन शामिल है और इसका संचालन कहां से हो रहा है। जी हाँ, और मनगढ़ंत तरीके से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को रचकर पाकिस्तान झूठा नैरेटिव तैयार करके भारत को दुनिया के सामने दोषी ठहराने की कोशिश में लगा हुआ है, ताकि दुनिया भारत को बुरा भला कह सके और भारत को ही गलत ठहराए। ऐसे में अपनी भारतीय सेना, भारत का खुफिया तंत्र हर तरीके से पाकिस्तान के इस एजेंडा पर नजरें गड़ाए बैठा है और उसके हर एक मंसूबों को फेल करने के लिए मोदी सरकार तैयार खड़ी है। दोस्तों, इस पर आपकी अब क्या राय है कमेंट में अवश्य बताइएगा। और हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करते हुए अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
अंत में, और साथ ही कमेंट में हैशटैग बेस्ट इंडियन आर्मी जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर वकीलों के चुनाव में शेख हसीना के समर्थकों की बहुत बड़ी जीत, बांग्लादेश में बदलने लगी हवा, तो मोहम्मद यूनुस की निकल गई हवा। जी हां, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं, आप सभी जानते ही हैं। देश में इस समय मोहम्मद यूनुस की सरकार है, सरकार नहीं कह सकते, कार्यवाहक सरकार है, लेकिन उनका खेल बहुत जल्द खत्म होने वाला है। दोस्तों, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शेख हसीना के तमाम विरोध के बाद भी जिला वकील एसोसिएशन के चुनाव में अवामी लीग ने जीत हासिल की है। इसके बाद ऐसा ये कहा जा रहा है कि अब बांग्लादेश में यूनुस सरकार की हवा बदलने लगी है और हेकड़ी निकलने लगी है। जी हां, बांग्लादेश के चपेनवाबगंज जिला वकील एसोसिएशन की कार्यकारी समिति का चुनाव बीते दिन हुआ। वोटिंग सोमवार को सुबह 10 बजे से 3 बजे तक जिला अधिवक्ता संघ भवन में हुई। फिर गिनती शुरू हुई। रात करीब 8:30 बजे वोटों की गिनती खत्म हो गई, तभी चुनाव के नतीजे सामने आ गए। चुनाव में अवामी लीग समर्थकों ने बीएनपी जमात पैनल से ज्यादा सीटें हासिल कर चुनाव जीता था। एक साल वाली कार्यकारी समिति का चुनाव में 3 पैनल और एक निर्दलीय सहित 34 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, जिसमें अवामी लीग ने समर्थित पैनल मनी रूल डॉलर परिषद में 6 पदों पर जीत हासिल की है। जिला वकील एसोसिएशन के चुनाव परिणामों ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है, खासतौर पर यूनुस सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसा कहा जा रहा है कि इन चुनाव नतीजों का असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। चुनाव के जरिए वकीलों ने यूनुस सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। दोस्तों, इस चुनाव में जिस प्रकार से शेख हसीना के समर्थकों की जीत हुई है, वाकई में इसने मोहम्मद यूनुस को चौंका कर रख दिया और हर भारतीयों के नजर पर यह खबर चढ़ गई है, जो आपको भी बताना बहुत जरूरी था। अब ऐसे में माना ये जा रहा है कि ये तो शेख हसीना के लौटने की बहुत बड़ी शुरुआत है और पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन दोस्तों, आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि शेख हसीना की फिर से सरकार में वापसी होनी चाहिए बांग्लादेश में? तो कमेंट में शेख हसीना मस्ट बी इन द गवर्नमेंट और बांग्लादेश लिखना मत भूलिएगा आप लोग। वहीं अगली खबर बता दें। दूसरी ओर दोस्तों, शेख हसीना के तख्ता पलट में शामिल रहे छात्र नेता का यूनुस सरकार को बड़ा झटका दे दिया, इन्होंने भी इस्तीफा। दोस्तों, बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट में शामिल रहे छात्र नेता मोहम्मद नाहिद इस्लाम ने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। नाहिद इस्लाम ने सूचना और प्रसारण सलाहकार के पद से मंगलवार को इस्तीफा दे दिया और कह दिया कि उन्होंने सरकार में रहने के बजाय सड़कों पर उतरकर एक्टिव रूप से काम करने के लिए इस्तीफा दिया है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक इस्तीफे के कुछ घंटों बाद स्टेट गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मोहम्मद नाहिद इस्लाम ने लोगों से सीधे जुड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि बीते 6 महीनों में उन्होंने सूचना और प्रसारण सलाहकार के पद पर रहकर योगदान देने की कोशिश की। 2 मंत्रालय की जिम्मेदारियों के अलावा उन्होंने और भी कई कार्यों को संभाला जो अच्छे परिणाम देंगी। दोस्तों, वहीं बता दें, मोहम्मद यूनुस के सहयोगी ने बताया है कि बांग्लादेश में कब होने वाले हैं चुनाव। बांग्लादेश में अगला राष्ट्रीय आम चुनाव इस साल दिसंबर या अगले साल मार्च तक हो सकते हैं। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार ढाका ट्रिब्यून ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम के हवाले से यह जानकारी दी है। आलम ने सोमवार को ढाका में विदेश सेवा अकादमी में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि इस मुद्दे पर कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कई सलाहकारों के साथ मिलकर इस पर बात की है। शफीकुल आलम ने चुनाव के लिए देश में बारिश के मौसम का जिक्र किया और कहा कि अप्रैल से देश के उत्तरी पश्चिमी इलाकों में भारी बारिश होती है। इसके बाद जून तक मानसून शुरू हो जाता है, जिससे इन महीनों में चुनाव कराना उपयुक्त नहीं होता। इसीलिए उम्मीद है कि चुनाव दिसंबर या ज्यादा से ज्यादा मार्च तक हो जाएंगे। वहीं बता दें, क्या भारत ने बना लिया है एक और शार्क? जी हां दोस्तों, शहबाज सरकार से भड़क कर बोले पाकिस्तानी एक्सपर्ट। जरा पाकिस्तानियों के लिए भी सोचो। शहबाज शरीफ, जी हां, पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा का कहना है कि भारत ने साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन जैसा एक ग्रुप बना लिया है जिसमें पाकिस्तान नहीं है। सार्क सम्मेलन कराए जाने की बांग्लादेश की मांग भारत ने ठुकरा दी है, जिसके बाद उन्होंने ये बात कही। कमर चीमा का कहना है कि भारत सार्क के पैरेलल एक और इंस्टीट्यूट मॉडल बनाने तैयार कर रहा है, उसी तरह पाकिस्तान को भी करना चाहिए। 17 फरवरी को ओमान की राजधानी मस्कट में बांग्लादेश के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी से सार्क सम्मेलन कराए जाने की बात की थी, जिसे भारत ने ठुकरा दिया और टेररिज्म को नॉर्मलाइज न करने की सलाह दी। करीब 1 दशक से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते सार्क सम्मेलन नहीं हुआ है। उधर बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंच देने के लिए सार्क सम्मेलन करवाना चाहती है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने पाकिस्तान सरकार से इस मुद्दे पर आगे आने और साउथ एशिया के दूसरे मुल्कों को साथ लाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारत ने सार्क के पैरेलल इंस्टीट्यूशन मॉडल खड़ा कर लिया है। वो चाहता है कि सार्क को हमेशा के लिए खत्म कर दो, अपनी मर्जी से इंस्टीट्यूशन बनाओ और पाकिस्तान को घुसने नहीं देना। कमर चीमा ने कहा, मैं यही चीज पाकिस्तान को बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास कौन सा मॉडल है, या तो तुम इंस्टीट्यूशनल मॉडल खड़ा करो या द्विपक्षीय रिश्ते सार्क देशों से ठीक करो। इंडिया का जब दिल करता है, जिससे दिल करता है, जैसे दिल
करता है और जो दिल करता है इंडिया करता है, आप उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते, आपका कोई वर्जन या व्यू है ही नहीं। उन्होंने शहबाज शरीफ सरकार को सलाह दी कि जिस तरह मालदीव, श्रीलंका जैसे मुल्कों की मदद कर रहा है भारत, उसी तरह पाकिस्तान को अपने द्विपक्षीय रिश्ते बेहतर करने चाहिए। जी हाँ, हालांकि कमर चीमा ने जो बातें कही हैं दोस्तों, एक एक बातें बिल्कुल परफेक्टली कही हैं। क्या आप उनके बातों से समर्थन करते हैं? बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर अमेरिका की बहुत बड़ी कार्रवाई, 4 भारतीय कंपनियों पर लगा दिया बैन। क्या है इनका ईरान कनेक्शन? दोस्तों, अमेरिका ने ईरान की पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में कथित रूप से शामिल होने के कारण 4 भारतीय कंपनियों पर बैन लगाया है। ये ऐलान अमेरिका के यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी की तरफ से की गई। ये कदम ईरान के ऑयल ट्रेड पर दबाव बनाने की अमेरिकी रणनीति का हिस्सा है। अमेरिकी वित्त विभाग की तरफ से जारी बयान के मुताबिक प्रतिबंधित भारतीय कंपनियों में ऑस्टिन शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, बीएसएम मरीन एलएलपी, कॉस्मोस लाइंस इंक और प्लक्स मैरिटाइम एलएलपी है। दोस्तों, बयान में कहा गया है कि अमेरिका विदेश विभाग ने ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से जुड़ाव के लिए 16 कंपनियों की पहचान की है। इन कंपनियों के खिलाफ बैन लगाया जा रहा है। विदेश विभाग ने वित्त विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय के साथ मिलकर 22 लोगों पर भी बैन लगाए हैं और ईरान की ऑयल इंडस्ट्री से उनके जुड़ाव के कारण अलग अलग क्षेत्रों में उनके 13 जहाजों को प्रतिबंधित संपत्ति के रूप में पहचान की है। दोस्तों, वहीं बता दें, दूसरी ओर यूक्रेन को फंड देने के सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति में हुई बहुत बड़ी नोकझोंक। साथ बैठकर वार पलटवार देखने को मिला है। दोस्तों, ट्रंप का हाथ पकड़कर लाइव पीसी में मैक्रोन ने कर दिया फैक्ट चेक। यूक्रेन पर लंबा लंबा हाँक रहे थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। दरअसल अमेरिकी यात्रा पर पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एक कार्यक्रम के दौरान अपने मेजबान ट्रंप की एक झूठ पकड़ ली। इमैनुअल मैक्रोन ने तुरंत दोस्ताना अंदाज में ट्रंप का हाथ पकड़ा और दर्जनों पत्रकारों के सामने उनके झूठ को दुरुस्त किया। कसमसाए ट्रंप बोल तो कुछ नहीं पाए, लेकिन बस झेप करके रह गए। अमेरिकी यात्रा पर वॉशिंगटन पहुंचे इमैनुअल मैक्रोन यूक्रेन जंग के कई मुद्दों पर ट्रंप से इतर राय देते नजर आए। गौरतलब है कि ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद मैक्रोन पहले यूरोपियन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो अमेरिका की यात्रा पर ट्रंप से मिलने गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सोमवार को व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय बैठक की। बैठक से पहले ट्रंप और मैक्रोन ने ओवल ऑफिस के बाहर काफी देर तक हाथ मिलाया, जिसे कई सोशल मीडिया यूजर्स ने अजीब बताया। इसके बाद राष्ट्रपति और उनके फ्रांसीसी समकक्ष ने एक संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग की। इस दौरान जब ट्रंप पत्रकारों से बात कर रहे थे तो मैक्रोन ने उन्हें टोका और उनके एक कथित गलत दावे को सही किया। ये वाकया तब हुआ जब ट्रंप यूक्रेन फंडिंग पर पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे। जी हाँ, ट्रंप ने दावा किया कि यूरोप यूक्रेन को पैसा उधार दे रहा है और अपना पैसा वापस ले रहा है, जबकि ये अमेरिका है जिसने यूक्रेन को जंग लड़ने के लिए असली पैसा दिया है। ट्रंप दोस्तों ऐसा बोल ही रहे थे कि मैक्रोन ने फिर ट्रंप का हाथ पकड़कर उन्हें रोका और टोका। कहा, नहीं, वास्तव में सच कहूं तो हमने पेमेंट किया है। इस जंग में जितना खर्च हुआ है उसका 60% भुगतान हमने किया है। मैक्रोन ने कहा कि अगर साफ साफ कहा जाए तो अमेरिका ने लोन गारंटी ग्रांट ने दिया, लेकिन हमने असली पैसा दिया है। जी हाँ, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का मुंह उतर गया। दोस्तों, वहीं बता दें, भारत ने नहीं दिया भाव तो पाकिस्तान की गोद में जा बैठा ये मुस्लिम देश झोली में डालेगा ये घातक हथियार। दरअसल भारत की तरफ से नजरअंदाज किए जाने के बाद अजरबैजान ने पाकिस्तान की तरफ मुंह मोड़ लिया है। खबर है कि अजरबैजान ने किसी और देश के जरिए भारत को संदेश भिजवाया है कि वो हथियार खरीदना चाहता है। हालांकि भारत ने इस अनुरोध को नजरअंदाज कर दिया और साफ साफ कह दिया कि वो अपने दो तरफा संबंधों और प्राथमिकताओं को खुद तय करेगा, किसी अन्य देश के जरिए से नहीं। भारत की तरफ से भाव न मिलने पर अजरबैजान ने दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की तरफ रुख कर लिया और अब ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान जल्द ही अजरबैजान को हथियार सौंपने वाला है। अजरबैजान जल्द ही पाकिस्तान से JF-17 थंडर लड़ाकू विमानों की पहली खेप हासिल कर लेगा और भविष्य में दोनों देशों के बीच इन विमानों के जॉइंट प्रोडक्शन की संभावना भी है। ये जानकारी पाकिस्तान के सूचना मंत्री अत्ता तारड़ ने एक इंटरव्यू के दौरान दी। उन्होंने बताया कि अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव पाकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करना चाहते हैं और पाकिस्तान में $2 अरब का निवेश करने का भी वादा किया है। तो वहीं आपको बता दें, 100 से भी ज्यादा हिंदू तीर्थ यात्री पाकिस्तान के लाहौर पहुंचे। कटास राज मंदिर में धार्मिक उत्सव मनाएंगे। जी हां, 100 से भी ज्यादा भारतीय हिंदू तीर्थ यात्रियों का एक जत्था सोमवार को पाकिस्तान पहुंचा है। यहाँ वे पंजाब प्रांत में स्थित श्री कटास राज मंदिर में धार्मिक उत्सव मनाने पहुंचे हैं। ये तीर्थ यात्री भारत से वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंचे। ये जानकारी एवाक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड बोले तो ETPB के प्रवक्ता गुलाम मोहिउद्दीन ने दी है। उधर आपको बता दें, क्या चाइना देगा भारत के खिलाफ जहर उगलने की ट्रेनिंग। बीजिंग दौरे पर बांग्लादेश की 22 सदस्यीय टीम, पत्रकार, टीचर और नेता शामिल। जी हां, शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद चीन बांग्लादेश को अपने इशारे पर नचाने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में बांग्लादेश से 22 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल चाइना पहुंचा है,
जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेगा। 22 लोगों की इस टीम में राजनेता, पत्रकार, नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद शामिल है। ये लोग अगले 10 दिनों तक चीन में रहने वाले हैं। बीबीसी ने इस टीम के एक सदस्य के हवाले से इस रिपोर्ट की पुष्टि की है और कहा है कि ये दल चीन के सरकारी अधिकारियों और सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बातचीत करेगा। दोस्तों वहीं बता दें, ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथों सामने लाइक का बटन है, जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में, और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।